देखिए, एक बात जो एमएसएमईज कभी एक्सेप्ट नहीं करते वो ये है कि 71% ऑफ एमएसएमईज कभी भी माइक्रो स्टेज से बाहर आते ही नहीं हैं। और रीज़न ये नहीं है कि उनमें एम्बिशन की कमी है और मेहनत नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि वो सर्वाइवल मोड में फंसे रहते हैं। बिजनेस चल रहा है वो उनके लिए बहुत है, लेकिन वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते चाह के भी। मैं ये पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे हजारों एमएसएमईज के साथ काम किया है जो इस फेज में रहे हैं और ऐसे एमएसएमईज को इस फेज से बाहर निकालने में उनकी मदद भी करी है। उन्होंने ये इनविजिबल सीलिंग तोड़ दी अपनी मेहनत और माइंडसेट से। अगर आपका बिजनेस 50 लाख से 5 करोड़ के टर्नओवर में है और आपको भी लगता है कि आप एक इनविजिबल सीलिंग के अंडर काम कर रहे हो, आप भी हर रोज 12 से 14 घंटे काम करते हो लेकिन काम खत्म नहीं होता, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, उसी सर्कल में घूमते जा रहे हो कि मेरे पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मेरे कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट की बहुत तारीफ करते हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है और उस प्रॉफिट मार्जिन को मुझे ग्रो करना है, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ और आपके पास कस्टमर्स तक पहुँचने का कोई एक सिस्टम नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा। मैं हूं पंकज चावला और पिछले करीब 20 सालों से मैं एक ही चीज कर रहा हूं, वो है एमएसएमई ग्रोथ। मैंने एमएसएमई स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स शुरू किया एक पर्सनल रीजन से कि मेरे एक अंकल का एक बहुत अच्छा बिजनेस था और मैंने उस बिजनेस को अपनी आंखों के सामने पिछले 30 सालों में ड्रॉप करते खत्म होते देखा था। उनके पास सब कुछ था, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे थे, कस्टमर्स अच्छे थे, अच्छी सर्विस दे रहे थे, बस एक ही चीज़ की कमी थी और वो था सिस्टम। और वही फेलियर मेरी इंस्पिरेशन बना कि मुझे एमएसएमई स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स ओपन करके एमएसएमईज की मदद करनी है। आज हमारी फर्म हर क्वार्टर में करीब 200 से ज़्यादा एमएसएमईज के साथ काम करती है उनकी स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ के लिए। हमने अपने एमएसएमई क्लाइंट्स के लिए ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में करीब 125 करोड़ रुपए रेवेन्यू में इंक्रीज करवाया है थ्रू एमएसएमई ग्रोथ सिस्टम। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये नहीं करता कि हमने कितना रेवेन्यू बढ़वाया है। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये करता है कि हमने उन एमएसएमई ओनर्स को उनकी लाइफ वापस दे दी, उनको वो समय वापस दे दिया जो वो अपने पर्सनल टाइम, अपने फैमिली टाइम से निकाल के बिजनेस में दिया करते थे और फिर भी बिजनेस ग्रो नहीं करता था। आज वही एमएसएमईज अपने बिजनेस को ग्रोथ मोड और ऑटो पायलट पे डाल के टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। जो क्लाइंट्स पहले अपने बिजनेस को लेके इनसिक्योर फील करते थे, आज वो कॉन्फिडेंटली एंटरप्राइज कंपटीशन को मात दे रहे हैं। आज मैं जो फ्रेमवर्क आपको देने जा रहा हूँ वो कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक बैटल टेस्टेड फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से एमएसएमईज ने अपने बिजनेस में ग्रो किया है। और ये फ्रेमवर्क रियल एमएसएमई ओनर्स के साथ रियल एमएसएमईज के कॉन्स्टेंट्स के अंदर फिट किया हुआ फ्रेमवर्क है। अब आप एक बात समझिए कि बिजनेस ग्रोथ का एकमात्र रीजन स्टैग्नेशन नहीं होता और स्टैग्नेशन की एकमात्र कॉस्ट सिर्फ प्रॉफिट कम होना या रेवेन्यू कम होना नहीं होती। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक लेदर गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, उसका नाम हम मान लेते हैं राजेश। राजेश का क्राफ्ट्समैनशिप बहुत ही बढ़िया था लेकिन वो एक कॉन्स्टेंट में अटका हुआ था। वो दूसरे 500 मैन्युफैक्चरर के साथ प्राइस पे कम्पीट करता था और फिर भी फेल हो रहा था। प्राइस के चक्कर में मार्जिन सिर्फ 8% रह गया था। उसकी प्रॉब्लम थी वो सब कुछ खुद करता था, प्रोडक्शन भी देखना है, कस्टमर कॉल्स भी लेने हैं, कस्टमर क्वेरीज भी देखनी है, मार्केटिंग भी देखनी है और अकाउंटिंग भी देखनी है। और वही उसके बिजनेस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। उसके बच्चे उससे मुश्किल से मिलते थे और उसकी वाइफ उसके लिए फाइनेंसेस संभाल रही होती थी जब वो फैक्ट्री फ्लोर पे होता था। और राजेश की स्टोरी कोई यूनिक नहीं है, राजेश की स्टोरी 47 मिलियन एमएसएमईज की स्टोरी है इंडिया में। और अब आते हैं इसकी असली कॉस्ट पे। असली कॉस्ट क्या थी इसकी? वो मेहनत डबल कर रहा था बट ग्रोथ आधी हो रही थी। हर 1 रुपए के लिए उसे अपने 2 घंटे का पर्सनल टाइम देना पड़ता था। 10 साल बाद वो बर्नआउट हो गया। बिजनेस उसको एक केज की तरह, पिंजरे की तरह लगने लगा, ग्रोथ रुक गई। और सबसे बड़ी बात, उसको एक्चुअली ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, उसको सिर्फ काम अलग तरीके से करना था। ज्यादातर एमएसएमईज 3 मोड में ऑपरेट करते हैं। पहला, द फायर फाइटर, रोज प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और आप उस पर रिएक्ट करते रहते हैं। दूसरा, द बॉटलनेक, हर डिसीजन आपसे गुजरता है और आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हो क्योंकि बिजनेस आपसे आगे जा ही नहीं पाता। तीसरा,
द लॉस्ट सेलर। बिजी हो पर डायरेक्शनलेस हो, पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। सुना सुना लग रहा है? शायद हाँ, क्योंकि ये रिसर्च कहती है कि 87% MSMEs की रियलिटी यही है कि वो फेल होते हैं सिर्फ अपनी खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम से, जिसको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बोलते हैं। मार्केट नहीं, कंपटीशन नहीं, आप खुद ही सबसे बड़े ब्लॉकर बन जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, और बिजनेस आपकी कैपेबिलिटी के आगे ग्रो ही नहीं कर पाता। अब मैं आपको मिलवाता हूँ नेहा से, मेरी एक क्लाइंट। नेहा वुमेन अपैरल्स और एक्सेसरीज बेचती थी। पेपर पे सब ठीक लगता था, एक डिसेंट लोकेशन थी, लॉयल कस्टमर बेस था, क्वालिटी भी कॉम्पिटिटर्स से बहुत अच्छी थी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। नेहा ड्राउन हो रही थी, वो डूब रही थी। सुबह 5 बजे उठकर इन्वेंट्री चेक करती थी, दोपहर तक क्लाइंट्स की कंप्लेंट मैनेज करती थी, सप्लायर ने स्टॉक गलत दे दिया, बिल गलत बन गया, शाम को उसको वो देखना होता था, या कोई बिल पे करना भूल गई, क्लाइंट से पेमेंट के लिए फॉलोअप करना भूल गई। शाम को 6 बजे स्टोर बंद करने के बाद फिर वो सारे अकाउंट्स रिकंसाइल कर रही होती थी। उसने मुझे कहा, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेल काट रही हूँ, मैं इस पिंजरे से बाहर ही नहीं हो पा रही हूँ। 15 घंटे काम करती हूँ, लेकिन बिजनेस का रेवेन्यू पिछले 2 साल से बिल्कुल फ्लैट है, ना ऊपर ना नीचे। उसकी प्रॉब्लम 3 जगह थी। सबसे पहली, नो कस्टमर क्लैरिटी। वो 20 से लेके 50 साल के एज तक के कस्टमर्स को कैटर करती थी, मतलब सभी को, कोई टारगेट नहीं। क्योंकि कोई टारगेट फिक्स नहीं था, इसलिए कोई रीच भी फिक्स नहीं हो रही थी। दूसरा, ऑपरेशनल क्योस। इन्वेंट्री बहुत रैंडम थी, जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स थे वो खत्म हो जाते थे, जो बेस्ट सेलर्स नहीं थे वो पड़े रहते थे, स्टाफ रिटेन नहीं हो पा रहा था। तीसरी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस। उसको पता ही नहीं था कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट सिर्फ रोटेशन में है और प्रॉफिट बहुत कम है। कैश फ्लो का कोई भी ट्रैक नहीं था। लेकिन यहां सबसे बड़ा लॉस था इमोशनल लॉस। नेहा ने बिजनेस स्टार्ट किया था अपनी आज़ादी के लिए कि बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मुझे फ्रीडम मिलेगी, बट बिजनेस ने उसको ही बंदी बना लिया। कॉलेज के रियूनियन मिस हो रहे थे, डॉटर के स्कूल प्ले मिस हो रहे थे, वेकेशंस कैंसिल हो रही थी। क्यों? क्योंकि स्टोर मेरे बिना चल ही नहीं सकता। यही है स्टैग्नेशन का असली प्राइस मेरे दोस्तों, लॉस्ट लाइफ, नॉट जस्ट मनी। और आइए बात करते हैं कि नेहा की कहानी कहां से बदली। जब नेहा हमारे पास आई तो हमने उसका स्ट्रैटेजी नहीं, सबसे पहले उसका माइंडसेट बदला। हमने नेहा को रियलिटी बताई कि आप ब्रोकन नहीं हैं, आपका बिजनेस ब्रोकन है, हम उसको फिक्स करेंगे। हमने पूछा तुम्हारे बेस्ट कस्टमर्स कौन हैं? सेल्स डेटा देखा तो पता लगा 40% रेवेन्यू आता है वर्किंग वुमेन से, जिनकी एज 28 to 38 है और वो कॉर्पोरेट जॉब्स करती हैं। वो प्रीमियम आइटम्स लेती थी और टाइम पे पेमेंट करती थी। उसके ऊपर वही थी जो सबसे ज़्यादा हमें रेफर भी करती थी अपने फ्रेंड सर्कल में। बस वही बन गया उनका टारगेट ऑडियंस। फेसबुक एड्स डायरेक्टली उनके लिए बनाए, स्टोर में ऑफिस वेयर का सेगमेंट स्पेसिफिकली हाईलाइट किया, प्राइसिंग प्रीमियम पोजीशनिंग पे शिफ्ट की। रिजल्ट, 2 महीने में फुटफॉल तो बिल्कुल सेम रहा, लेकिन रेवेन्यू पर कस्टमर 23% से बढ़ गया। फिर हमने काम किया ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे। नेहा से हमने एक सिस्टम लगवाया, स्प्रेडशीट से डेली स्टॉक की ट्रैकिंग होती थी। एक पेज की स्टाफ प्लेबुक बनाई जिसमें ग्रीटिंग्स, कंप्लेंट्स, अपसेलिंग के बारे में बताया गया, और रोज सुबह 10 मिनट का टीम हडल रखा गया। 3 महीने में स्टाफ ही स्टोर चलाने लगा। नेहा के बिना आए भी काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलने लगा, क्योंकि अब सिस्टम काम कर रहा था। फिर जो तीसरी चीज हमने कराई वो कराई फाइनेंशियल क्लैरिटी। नेहा ने डेली कैश फ्लो और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करना शुरू किया। तब उसे पता चला कि बेस्ट सेलिंग दुपट्टा ही उसका सबसे लो मार्जिन प्रोडक्ट निकला, और उसने लो मार्जिन वॉल्यूम को चेज करना छोड़ दिया और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स पे फोकस किया। उससे हुआ क्या, 6 महीने में रेवेन्यू तो 18% से इंक्रीज हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी का इंक्रीज करीब करीब आधे से बढ़ गया। जो 8% था वो 12 से 13% प्रॉफिट पे आ गया। उसके 3 महीने बाद, मतलब मंथ 9 में एक और स्टोर ऐड किया, अब उसके 2 स्टोर चलने लगे। 12 महीने में रेवेन्यू 44% से बढ़ गया और प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 55% से बढ़ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी,
अब नेहा 15 घंटे नहीं, सिर्फ 8 घंटे ये काम करती थी। और ना उसे अपनी डॉटर का स्कूल का प्ले मिस करना पड़ता था, ना ही कोई वैकेशन कैंसिल करनी पड़ती थी। और दोस्तों, ये मैजिक नहीं था, ये पावर थी उस सिस्टम की जो हमने इम्प्लीमेंट कराया। और नेहा का कमिटमेंट था कि उसने उसको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया। जो नेहा ने किया वो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क था। वो 4 पिलर्स ऑफ एमएसएमई ग्रोथ थे। आइए बात करते हैं उन पिलर्स के बारे में। पिलर नंबर 1, मार्केट एक्सपेंशन। अपने बेस्ट कस्टमर को समझो, सबको बेचने की कोशिश मत करो। रवि एक मैन्युफैक्चरर ने अपने बिजनेस को ट्रेडर से शिफ्ट करके सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे लेके गया और उससे उसका रेवेन्यू करीब 22% से बढ़ गया। पिलर नंबर 2, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सिस्टम बनाओ जिससे बिजनेस आपके बिना भी चले। प्रोसेस लिखो, डेलीगेट करो, डेली रिव्यू करो। पिलर नंबर 3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने कैश फ्लोज और मार्जिन का क्लियर पिक्चर रखो। प्रॉफिटेबिलिटी देखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसाइड करो। पिलर नंबर 4, इनोवेशन एंड एडेप्शन। कस्टमर से फीडबैक लो, छोटी छोटी चीजें टेस्ट करो और नई डिमांड्स पे जल्दी से जल्दी रिएक्ट करो। नेहा ने वर्किंग वुमेन के लिए वर्क बैग्स ऐड किए थे और 6 महीने में बैग्स उसके रेवेन्यू का 15% कंट्रीब्यूट करने लगे। ये 4 के 4 पिलर्स एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस या सबसे बड़ा बॉटलनेक कहाँ पर है। कस्टमर रीच, ऑपरेशंस, फाइनेंस या इनोवेशन। बस वहीं से स्टार्ट करो। अब मैं आपको 30 डे क्विक विन बताता हूँ। अगले 30 दिन में ये 4 छोटी चीजें करो। वीक 1, डेली कैश फ्लो शीट बनाओ। वीक 2, टॉप 20 कस्टमर्स आइडेंटिफाई करके लिखो और उसका पैटर्न समझो। वीक नंबर 3, एक मेजर प्रोसेस आइडेंटिफाई करो और उसको पूरा डेलीगेट कर दो। लेकिन याद रहे, प्रोसेस लिख कर डेलीगेट करना है। वीक नंबर 4, एक नया कस्टमर टच पॉइंट आइडेंटिफाई करो और फिर उसको क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप कैटलॉग, ईमेल लिस्ट, इंस्टाग्राम पेज एक्सेट्रा। लेकिन शुरू आप सिर्फ एक एक्शन से करो। जो एमएसएमईज फेल करते हैं और ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, वो चारों चीज़ों को एक साथ शुरू कर देते हैं और एक भी अचीव नहीं हो पाती। और जो सक्सीड करते हैं वो एक चीज़ कॉन्स्टेंटली करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, फिर दूसरा इंप्लीमेंट करते हैं और स्टेज पे पहुंचते हैं कि चारों के चारों प्लस एक साथ काम कर सके और आपके बिजनेस को नए लेवल पे लेके जाएं। अब आप सोच रहे होंगे, पंकज टाइम नहीं है, बजट नहीं है, पहले भी ट्राई किया, काम ही नहीं करता ये मॉडल। देखिए, ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये रियलिटी है। पर सच ये है कि अगर नेहा, रवि, राजेश कर सकते हैं बिना किसी एक्सपेंसिव टूल्स के, तो आप भी कर सकते हैं। नेहा ने गूगल शीट्स यूज करी, रवि ने व्हाट्सएप यूज करा। फ्रेमवर्क एक्सपेंसिव नहीं है, माइंडसेट चेंज करना मुश्किल है। आइए 3 स्टेप्स लेते हैं। पहला, अपना स्टार्टिंग पिलर चूज करो। दूसरा, 30 दिन की चेकलिस्ट बनाओ। तीसरा, वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में लिखो कि आपका सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है और मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स के हिसाब से। एमएसएमई की ग्रोथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अनकंफर्टेबल है। सिस्टम बनाना अनकंफर्टेबल है, डेलीगेट करना अनकंफर्टेबल है, लेकिन स्टक रह जाना एक ही जगह पे वो उससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेहा, रवि, राजेश सबने डिस्कंफर्ट को चूज किया, उन्होंने चैलेंज किया खुद को और आज वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ये जर्नी बड़ी एंटरप्राइज बनाने के लिए नहीं है, ये जर्नी है प्रॉफिटेबल, स्केलेबल और एंजॉयबल बिजनेस बनाने की। सो लाइक करो अगर आपको ग्रोथ मैटर करती है तो, सब्सक्राइब करो पंकज स्ट्रैटेजी टॉक्स पे और कमेंट करो आपका सबसे बड़ा बिजनेस बॉटलनेक क्या है। एमएसएमई ग्रोथ एक मैराथन है, वो कोई स्प्रिंट नहीं है, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आपके पास सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है और अब एक कम्युनिटी भी है, जिस कम्युनिटी में मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं पंकज आपकी ग्रोथ के लिए ही रूटिंग कर रहा हूँ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे स्ट्रैटेजिक एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।